हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिगेंद्र वशिष्ठ वशिष्ठ लॉ क्लासेस की ओर से आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अभी जैसा अभी लास्ट वीडियो मेरा 29th वीडियो आपने देखा होगा, अभी उसमें मैं पूरा स्पष्ट बता चुका हूं कि देखिए, जो स्टूडेंट वशिष्ठ लॉ क्लासेस की ऑनलाइन क्लास यदि अटेंड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ये इस भ्रम में ना रहें कि जो करंट बैचेस हैं वो 15 दिसंबर तक ही रहेंगे। देखिए, जो नए नए स्टूडेंट ज्वाइनिंग लेते जा रहे हैं, क्लासेस ज्वाइन करते जा रहे हैं, तो देखिए उनके लिए मैंने पहले ही देखिए बीच में थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन शायद कोई नहीं लगा पा रहे हैं। स्टूडेंट्स मुझे मेरे पास कॉल कर रहे हैं कि सर अभी तो 2 महीने ही बचे हैं, हमारी कैसे सिलेबस निपटेगा। तो देखिए, मैं बोल चुका हूँ क्लियरली कि रिकवरी बैच का प्रोविज़न इसीलिए है कि जो सब्जेक्ट छूट गए हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। अब यदि अभी क्लास अटेंड करते हैं तो रिकवरी बैच आपका भले ही जनवरी तक चले या फरवरी तक चल सकता है। जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपके लिए पढ़ाया जाएगा। जो 10 जुलाई से बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं उन दोनों बैचेस का ड्यूरेशन 15 दिसंबर तक है, लेकिन जो अभी बाद में ज्वाइन करेंगे तो वो अभी करंट बैचेस ही अटेंड करेंगे। करंट अभी जो चल रहा है उसी से उनके सब्जेक्ट्स स्टार्ट रहेंगे, और जो सब्जेक्ट छूट चुके हैं वो उन्हें रिकवरी बैच में अटेंड करना है। रिकवरी बैच की कोई फीस भी नहीं है स्टूडेंट्स, मैं पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ। चलिए, अब हम स्टार्ट करने से पहले मैं हर वीडियो में जैसे कहता हूँ कि देखिए, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और बहुत अच्छा है कि देखिए मेरे वीडियोज़ को बहुत देखा जा रहा है। 2 लाख मिनट्स तक आप लोग देख चुके हो स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी बात है। और मेरी तरफ से आपके लिए हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस, हार्टली थैंक यू सो मच, बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद आपके लिए, बहुत धन्यवाद है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 18, आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस। ये हमारे 352 से लेकर 360 तक हैं, 352 से लेकर 360 तक है। तो एक बार तो देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि आपात उपबंध भारतीय संविधान में किस पार्ट में है, तो ये 18 में है, 18 में है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिए कहाँ से कहाँ तक है, तो 352 से लेकर 360 तक, 360 तक है। अब इसका आर्टिकल 352 देखिए, आपात की उद्घोषणा, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाता है कि गंभीर आपात विद्यमान है, युद्ध या वह आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र की किसी बात की सुरक्षा संकट में है, तो वह उद्घोषणा द्वारा संपूर्ण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के संबंध में, मतलब या तो टोटल इंडिया में या फिर उसके कोई ऐसे अलग भाग, जो भी भारत का भाग है, अरुणाचल प्रदेश, हमारा सिक्किम हुआ, ठीक है, जम्मू कश्मीर हुआ, या जो भी उस साइड का एरिया जहाँ जैसे चीन से अभी युद्ध होने की संभावना है, तो ये युद्ध या बाहरी आक्रमण वाला आपातकाल 352 में बताया गया है। इसकी घोषणा कर सकेंगे कौन? राष्ट्रपति। ये आपका 352 में है। देखिए, अब इसके बाद देखिए, ये इसमें थोड़ा सा एक इसके आगे पढ़िए कि इसके ऐसे युद्ध या ऐसे किसी आक्रमण या विद्रोह के वास्तव में होने से पहले भी ऐसी घोषणा की जा सकेगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि यदि ये नहीं कि युद्ध हो जाए उसके बाद ही, उससे पहले भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ठीक है, इसका क्लॉज 2 देखिए, क्लॉज 1 के अधीन की गई उद्घोषणा में किसी पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा, तो ये या उसको वापस लिया जा सकेगा। इमरजेंसी एक बार लग चुकी है, उसके बाद उसको या तो वापस ले सकते हैं इमरजेंसी को, या उसमें कुछ परिवर्तन करके और आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो कितना कैसा क्या ये हमें मिलेगा, देखिए आगे देखने। अ प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर क्लॉज 1 मे बी वेरीड और रिवोक्ड बाय अ सबसीक्वेंट प्रोक्लेमेशन। राष्ट्रपति खंड 1 के अधीन उद्घोषणा या ऐसी उद्घोषणा में परिवर्तन करने वाली उद्घोषणा तब तक नहीं करेगा जब तक कि संघ के मंत्रिमंडल का, जो कि 75 के अधीन प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल से मिलकर बना होता है, वो मंत्रिमंडल यह विनिश्चय की ऐसी उद्घोषणा की जाए, उसे लिखित रूप में संसूचित नहीं किया जाता। ठीक है, ये वाला क्लॉज भी अच्छा है। द प्रेसिडेंट शेल नॉट इशू अ प्रोक्लेमेशन अंडर क्लॉज 1 और अ प्रोक्लेमेशन वेरिंग सच प्रोक्लेमेशन अनलेस द डिसीजन ऑफ द यूनियन कैबिनेट
जो कि आर्टिकल 75 के अंतर्गत है, दैट सच अ प्रोक्लेमेशन मे बी इशूड हैज़ बीन कम्युनिकेटेड टू हिम इन राइटिंग। ये आर्टिकल क्लॉज 3 भी ठीक है, क्लॉज 3 भी ठीक है 352 का। इसका 4 और देख लीजिए एक बार, 4 भी अच्छा है मेरे हिसाब से, तो 5 भी अच्छा है, 6 भी अच्छा है। 5, 4, 5, 6 भी हम देखेंगे जितना आवश्यक है इसका। तो इस अनुच्छेद के अधीन की गई प्रत्येक उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी। ठीक है, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी। और जहां तक पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा नहीं है, क्योंकि देखिए वापस तो ये क्लॉज 2 के अंतर्गत लिखा हुआ है कि आप वापस भी ले सकते हैं उसे। ठीक है, अब यदि वो वापस लेने वाली उद्घोषणा नहीं है, वहां 1 माह की समाप्ति पर यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है, मतलब यदि संसद के दोनों सदन उसका अनुमोदन नहीं करते हैं उद्घोषणा का, तो फिर 1 माह के बाद वो प्रवर्तन में नहीं रहेगी। जो इमरजेंसी वाला प्रोक्लेमेशन है, आपातकाल की उद्घोषणा है, तो ये क्लॉज 4 भी बहुत अच्छा है। एवरी प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर दिस आर्टिकल शैल बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड शैल एक्सेप्ट वेयर इट इज अ प्रोक्लेमेशन रिवोकिंग अ प्रीवियस प्रोक्लेमेशन cease to operate at the expiration of 1 month unless before the expiration of that period it has been approved by resolutions of both houses of parliament। ये ध्यान रखिए, अच्छा है ये वाला, ये अच्छा है। क्लॉज 4, क्लॉज 5 भी देख लीजिए एक बार, कि इस प्रकार अनुमोदित उद्घोषणा जब अब संसद के दोनों सदनों से अनुमोदित कर दिया, तो वो यदि वापस नहीं ली जाती, वापस तो कभी भी ले सकते हैं, पर यदि वापस नहीं ली जाती है तो खंड 4 के अधीन उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्पों में से दूसरे संकल्प पे पारित किए जाने की तारीख से, मतलब पहले उन्होंने जो आपकी आपात की उद्घोषणा कर दी, ठीक है, तो वो वाला क्या कहते हैं आपका अनुमोदन नहीं, दूसरा वाला जो है, दूसरा संकल्प, क्या दूसरा वाला जो संकल्प जो है, जो कि दोनों सदनों ने उसे अनुमोदन कर दिया है, जिसका उस तारीख से, पहले वाले से नहीं, दूसरे, जब सदन उसके लिए एग्री हो गए, दोनों सदन एग्री हो गए, उस तारीख से 6 माह की समाप्ति पर, ध्यान रखिए, 6 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी। तो ये 6 मंथ्स वाली कंडीशन भी ध्यान रखिएगा, 6 मंथ वाली कंडीशन ध्यान रखिएगा। 5, a proclamation so approved shall unless revoked cease to operate on the expiration of a period of 6 months from the date of the passing of the second of the resolutions approving the proclamation under clause 4। चलिए, अच्छा, इसके बाद आपका इसका क्लॉज 6 भी देख लेते हैं थोड़ा, कि 4 और 5 के प्रयोजनों के लिए संकल्प, जो संकल्प पारित करने वाली बात है ना, सदन के किसी सदन द्वारा उस सदन की कुल संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत द्वारा ही पारित किया जा सकेगा। बहुत अच्छा है ये वाली बात, 2/3 मेजोरिटी ही होना चाहिए, ध्यान रखिए। फॉर द पर्पसेस ऑफ द क्लॉज 4 एंड 5, 4 और 5 के लिए जो संकल्प पास करने वाली बात आ रही है, उसके लिए 2/3 मेजोरिटी की बात इसमें मेंशन है क्लॉज 6 में। फॉर द पर्पसेस ऑफ क्लॉजेस 4 and 5, a resolution may be passed by either house of the parliament only by a majority of the total membership of that house and by a majority of not less than 2/3 of the members of that house present and voting। ये बात ध्यान में रखिए, बहुत अच्छा है। मतलब देखिए, ये 352 आपकी आपात की उद्घोषणा, मतलब देखिए नेशनल इमरजेंसी, ये राष्ट्र के प्रति यदि देखिए कोई युद्ध या बाहरी कोई संकट यदि आता है तो उसके लिए बताया गया है। और ये जो है, ये यदि वापस नहीं ली जाती है तो फिर ये 6 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी। तो ये 6 महीने वाली बात ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद इसका क्लॉज 8 भी ठीक है, क्लॉज 8 भी ठीक है, कि जहाँ खंड 1 के अधीन की गई उद्घोषणा, जो आपका
क्लॉज 1 में जो उद्घोषणा की गई ना आपकी, ऐसी उद्घोषणा में परिवर्तन करने वाली उद्घोषणा, यथास्थिति अनुमोदन, अनुमोदन नॉन कॉम्प्लायंस जो है, या उसको प्रवर्त कराए या उसको प्रवर्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाले संकल्प को प्रस्तावित करने के अपने आशय की सूचना लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 10वें भाग द्वारा हस्ताक्षर करके लिखित रूप में, यदि लोकसभा सत्र में है तो अध्यक्ष को, और यदि लोकसभा सत्र में नहीं है तो फिर राष्ट्रपति को। सेशन में तो ठीक है लोकसभा अध्यक्ष को, अदरवाइज राष्ट्रपति को दी गई है। वहाँ ऐसे संकल्प पर विचार करने के प्रयोजन के लिए लोकसभा की विशेष बैठक यथास्थिति अध्यक्ष या राष्ट्रपति को ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख से 14 दिन के भीतर की जाएगी। एक बार पढ़ने के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हमने एक बार इसको पढ़ लिया। बाकी पढ़ने वाला देखिए ध्यान, एक तो इसका नंबर ध्यान रखिएगा और 6 महीने वाली बात ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद आपका देखिए पढ़ने वाला अब आता है आपका 356 आर्टिकल, बहुत अच्छा है। ये आपका देखिए ये राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध है। प्रोविजंस इन केस ऑफ फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स, मतलब जो राज्य में राष्ट्रपति शासन जो लगता है ना, देखिए ये वही है 356। अब इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स नोट करने वाले हैं। यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा, मतलब इसके अलावा भी कोई किसी दूसरे सोर्सेस से अगर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, कहाँ, उस राज्य में, उस स्टेट में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे राइट्स दिए गए हैं वो और जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसके अनुसार अगर नहीं चलाया जा सकता वहाँ का शासन, गवर्नेंस, तो फिर राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ये वाली बात आपकी 356 है। राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य या राज्य के विधानमंडल से भिन्न राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी में निहित या उसके द्वारा प्रयुक्त वह सभी या कोई शक्तियाँ अपने हाथ में ले सके, मतलब राष्ट्रपति शासन लगता है देखिए 356 में, ठीक है। परंतु इस न्यायालय की इसका परंतु और देख लीजिए, क पढ़ लिया, खा गा कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु इसका ज़रूर अच्छा है कि परंतु इस खंड की कोई भी बात राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय में निहित, अंडरलाइन करिए, हाई कोर्ट में निहित या उसके द्वारा प्रयुक्त हुए किसी शक्ति को अपने हाथ में लेने, मतलब देखिए हाई कोर्ट तो अपने हिसाब से ही काम करेगा, राष्ट्रपति उसकी शक्तियों को अपने हाथ में नहीं ले सकते, ठीक है, या उच्च न्यायालयों से संबंधित इस संविधान के किसी उपबंध के परिवर्तन को पूर्णतः या भागतः निलंबित करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी। ये प्रोवाइडेड वाला ध्यान रखिएगा जरूर। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू assume to himself any of the powers vested in or exercisable by a high court or to suspend in whole or in part the operation of any provision of this constitution relating to high courts। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसके बाद ऐसी कोई उद्घोषणा किसी पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस ली जा सकेगी, ठीक है भैया, वापस तो ले सकते हैं। तो 352 में भी ये प्रोविज़न था और उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है, ठीक है, वहाँ पे भी यही था, यहाँ पे भी यही है। लेकिन इसमें क्या लिखा है कि देखिए इस अनुच्छेद के अधीन की गई प्रत्येक उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी और जहाँ वह पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा नहीं है वहाँ वह 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी। ये वाली बात देखिए 352 में क्या था, 352 में था आपका देखिए 1 मंथ वाली बात थी, वहाँ पे 1 मंथ वाली बात थी कि 1 महीने के बाद वो प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि इनके संकल्प द्वारा, सदन के संकल्प जो है, दोनों सदनों के संकल्प द्वारा उसको अनुमोदित नहीं किया गया है, तो फिर 1 माह वाली कंडीशन थी, वहाँ पर 1 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी और यहाँ पर 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा अनुमोदन नहीं कर दिया गया। सेम पॉइंट्स है,
सेम पॉइंट्स है, सेम क्लॉजेज है, लेकिन 352 में 1 महीना है और 356 में 2 महीने वाली बात है, बस इतना ध्यान रखिए। अब उसके बाद 6 महीने वहाँ पे भी था क्या, इस प्रकार अनुमोदित, इसका क्लॉज 4 देखिए, इस प्रकार अनुमोदित उद्घोषणा यदि वापस नहीं ली जाती है तो ऐसी उद्घोषणा की किए जाने की तारीख से 6 माह की अवधि की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी। ये आपका वहाँ पे भी 6 महीने था, यहाँ पे भी 6 महीने, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, वो पीछे मिलेगा। देखिए क्या है, परंतु जितनी बार ऐसी उद्घोषणा को प्रवर्तन बनाए रखे जाने का अनुमोदन करने वाला संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है, मतलब यदि उसको और कंटिन्यू करना है तो फिर उतनी बार वह उद्घोषणा यदि वापस नहीं ली जाती है तो उस तारीख से जिसको इस खंड के अधीन अन्यथा प्रवर्तन में नहीं रहती, 6 माह की अवधि और प्रवर्त 6 माह की अवधि तक और प्रवर्त बनी रहेगी, मतलब 6 महीने के लिए ये बढ़ाया जा सकता है। और ऐसी उद्घोषणा किसी भी दशा में 3 वर्ष से अधिक प्रवर्त नहीं रहेगी, मतलब कुल मिलाकर 6 माह बढ़ाएंगे। उसके बाद देखिए ये 3 वर्ष जो है, 3 वर्ष वाली बात ध्यान रखिए, अधिकतम अवधि इसमें 3 वर्ष लिखी गई है, ठीक है। तो देखिए हमें इस आर्टिकल 356 में देखिए यदि पूछा जाता है कि अधिकतम इसकी अवधि कितनी, तो 3 वर्ष तक के लिए ये राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए 357 भी देख लेते हैं हम। 357 आर्टिकल 357 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग। 357 विधायी शक्तियों का प्रयोग, तो देखिए वो तो राष्ट्रपति के हाथ में जब शक्ति आ जाती है तो फिर राष्ट्रपति ही जैसा निर्देशित करें या जैसा वो नियम बनाए उसी हिसाब से ये विधायी शक्तियों का प्रयोग होता है। तो बस इसमें से ज़्यादा पढ़ने के लिए और कुछ नहीं है मेरे हिसाब से 357 में। इसके बाद देखिए 358 देख लीजिए, आपात के दौरान आर्टिकल 19 के उपबंधों का निलंबन। तो देखिए आर्टिकल 19 में क्या, आपके स्वतंत्रता के अधिकार वहाँ से शुरू होते हैं 19 में देखिए आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, कहीं पे भी बिजनेस करने की स्वतंत्रता है ना, ये सारी स्वतंत्र संगम है, सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता है। तो ये सब जो स्वतंत्रता आपकी दी गई है वहाँ पर आर्टिकल 19 में, इसका सस्पेंशन है, ये बात लिखी गई है 358 में। आर्टिकल 358 है कि इमरजेंसी के दौरान, सस्पेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसीज, आपातकाल के दौरान इनका निलंबन, सस्पेंशन है, ये वाली बात आपकी बताई गई है 358 में। 359 में क्या देखिए, आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन, सस्पेंशन ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय द पार्ट 3 ड्यूरिंग इमरजेंसीज। ये 359 भी अच्छा है मेरे हिसाब से, ये भी एग्जाम में आ सकता है कि देखिए यदि जहाँ पर आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में, जहाँ पर इमरजेंसी लगी हुई है, वहाँ राष्ट्रपति आदेश द्वारा यह घोषणा कर सकेगा कि कौन से आर्टिकल छोड़कर, 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर 3 द्वारा प्रदत्त ऐसे अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए जो उस आदेश में उल्लेखित किए जाएं, किसी न्यायालय को समावेदन करने का अधिकार, और इस प्रकार उल्लेखित अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए किसी न्यायालय में लंबित सभी कार्रवाइयां उस अवधि के लिए जिसके दौरान उद्घोषणा प्रवर्तन में रहती है या फिर ऐसी अवधि के लिए जो आदेश के विनिर्देश की जाए निलंबित रहेगी, सस्पेंशन रहेगा। देखिए पर किसको छोड़कर, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, अच्छे से ध्यान रखिए, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सस्पेंशन रहेगा। तो 359 भी अच्छा है, नंबर से ही ध्यान रखिए। इसके बाद आपका आता है वित्तीय आपात के बारे में उपबंध, आर्टिकल 360 प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय आपात, धन से संबंधित कोई समस्या है तो यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय संकट में हो, तो वह उद्घोषणा द्वारा इस आशय की उद्घोषणा कर सकेगा। इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड that a situation has arisen whereby the financial stability or credit of India or of any part of this territory thereof is threatened, he may by a
प्रोक्लेमेशन, मेक अ डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट। ये वित्तीय आपात के बारे में उपबंध आपके 360 में दी गए हैं। सेम जैसा हर जगह दिया है, 352 356 में दिया है। क्या किसी पश्चातवर्ती बाद में कोई घोषणा यदि करते हैं उसके द्वारा उसे वापस ले सकते हैं, ठीक है, या फिर परिवर्तन भी कर सकते हैं। ये हर जगह हमें मिला है और ये संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी, वहाँ पर भी मिला है। इसमें भी 2 महीने की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि दोनों सदनों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं किया गया है तो। मतलब देखिए 352 फिर रिवाइज करवा रहा हूँ, 352 में 1 महीने तक नहीं रहेगी प्रवर्तन में यदि दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन नहीं किया गया। 356 राष्ट्रपति शासन जो है वो 2 महीने तक प्रवर्तन में नहीं रहेगी, 2 महीने वाली बात है। और यहाँ पर भी 2 महीने वाली ही बात है, जबकि ये जो है दोनों सदन उसके संकल्प द्वारा इसका अनुमोदन नहीं करते हैं तो 2 माह तक ये रह सकता है मिनिमम, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए अब आता है हमारा पार्ट 19। पार्ट 19 भी बहुत अच्छा है, पार्ट 19 बहुत अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं है पर हाँ कुछ चीज़ें पढ़ने की ज़रूर है, कुछ चीज़ें ज़रूर हैं। देखिए पार्ट 19 मिसलेनियस जो कि 361 से लेकर 367 तक है। राष्ट्रपति और राज्यपालों राज प्रमुखों का संरक्षण। राष्ट्रपति, प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स एंड राज प्रमुख, ठीक है। तो ये राज प्रमुख देखिए राज्यपाल से पहले राज प्रमुख वगैरह हुआ करते थे, तो अब तो होता नहीं है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहले राज प्रमुख हो चुके थे उनके लिए प्लस बाद में राष्ट्रपति और राज्यपाल जो जो होते जा रहे हैं अब उनके लिए सभी के लिए संरक्षण दिया गया है आर्टिकल 361 में। राष्ट्रपति अथवा राज्य का राज्यपाल या राज्य प्रमुख, राज प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए उन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने द्वारा किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्यत किसी कार्य के लिए किसी न्यायालय को उत्तरदायी नहीं होगा। ये अंडरलाइन कर लीजिए बस कि ये लोग अपने जो भी कर्तव्य का पालन करेंगे उसके लिए बुक्स किसी भी न्यायालय को उत्तरदायी नहीं होंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ द राज प्रमुख ऑफ ए स्टेट shall not be answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his office। आप पढ़ सकते हो पूरा, लेकिन इसका जो मेन जिस्ट है वो ये है कि ये किसी भी कोर्ट के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। shall not be answerable to any court, ओके। अच्छा इसके बाद देखिए लेकिन परंतु आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट वाली बात है राष्ट्रपति के लिए। देखिए पद से हटाए जाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 के अधीन आरोप के अन्वेषण के लिए जो इन्वेस्टिगेशन होता है ना, संसद के किसी सदन द्वारा नियुक्त या अभिहित किसी न्यायालय अभिकरण या निकाय द्वारा राष्ट्रपति के आचरण का पुनर्विलोकन किया जा सकेगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ये से ध्यान रखिए। प्रोवाइडेड दैट द कंडक्ट ऑफ द प्रेसिडेंट मे बी ब्रॉट अंडर रिव्यू बाय एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और बॉडी अपॉइंटेड और डेजिग्नेटेड बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ चार्ज अंडर आर्टिकल 61। इसका क्लॉज 2 भी देख लीजिए कि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी। बहुत बढ़िया क्लॉज है, 361 का 2 याद रखना चाहिए। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एंड व्हाटसोएवर shall be instituted or continued against the president or the governor of a state in any court during his term of office। जब वो पोस्ट पे हैं अपने तब कोई से भी किसी प्रकार की दंडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी, कोई केस नहीं लगाया जा सकेगा इनके ऊपर। राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी। बहुत बढ़िया है ये भी। नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट ऑफ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ ए स्टेट शैल इशू फ्रॉम एनी कोर्ट ड्यूरिंग इस टर्म ऑफ ऑफिस, ठीक है। मतलब कोई वारंट वगैरह कोई जारी नहीं होगा इनके खिलाफ। राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में अपना पद ग्रहण करने से पहले या उसके पश्चात उसके द्वारा अपनी वैयक्तिक हैसियत में किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्यत किसी कार्य के संबंध में कोई सिविल कार्रवाइयाँ जिनमें राष्ट्रपति या ऐसे राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अनुतोष का दावा किया जाता है
अब सिविल कार्रवाइयाँ ध्यान रखिए, ध्यान रखिए इसमें सिविल कार्रवाइयाँ को अंडरलाइन कर लीजिए। ऊपर क्लॉज 2 में आपने दंडिक कार्रवाई मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ठीक है, दोनों में अंतर है 2 और 4 में। अब यदि इनके लिए कोई सिविल प्रोसीडिंग्स इनके अगेंस्ट कुछ होती है तो जिनमें राष्ट्रपति ऐसे राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अनुतोष का दावा किया जाता है तो फिर उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में तब तक संस्थित नहीं की जाएगी, तब तक कोई केस इनके खिलाफ नहीं लगेगा जब तक कि कार्रवाइयों की प्रकृति उनके लिए वाद हेतु ऐसी कार्रवाइयों को संस्थित करने वाले पक्षकार का नाम, कौन इनके खिलाफ केस लगा रहा है उसका नाम, वर्णन, निवास स्थान, उसका एड्रेस और उस अनुतोष का जो रिलीफ ये चाहते हैं राष्ट्रपति राज्यपाल के खिलाफ, ठीक है, जिसका वह दावा करता है, कथन करने वाली लिखित सूचना यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल को परिदत्त किए जाने या उसके कार्यालय में छोड़े जाने के पश्चात 2 माह का समय समाप्त नहीं हो गया हो। क्या बात है, मतलब देखिए समझिए, फिर से 2 पर आते हैं हम क्लॉज 2 पर। क्लॉज 2 ये कहता है हमारा क्रिमिनल कोई भी प्रोसीडिंग इनके खिलाफ राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ संस्थित नहीं की जाएगी या चालू भी नहीं रखी जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए नंबर 4 ये कहता है कि सिविल प्रोसीडिंग्स जो है उनके लिए अगर इनके खिलाफ कोई रिलीफ इनसे मांगी गई है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो इनके खिलाफ राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ यदि कोई सिविल प्रोसीडिंग में रिलीफ चाहता है किसी न्यायालय में तो फिर इनके लिए 2 महीने का नोटिस भेजना पड़ेगा लिखित में, ठीक है। बस ये ध्यान, नोटिस में उनका पूरी डिटेल होगी, कौन क्या उसका नाम है, क्या एड्रेस है, क्या रिलीफ वो चाहते हैं, कॉज ऑफ एक्शन वगैरह, सारी चीज़ें आपकी 2 महीने का नोटिस वाली बात दी गई है क्लॉज 4 में। ये आपका 361 मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए मेंस में लिखने भी आ सकता है और इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है सिविल प्रोसीडिंग्स के बारे में इनके खिलाफ, ठीक है। तो वो 2 मंथ्स की जो नोटिस वाली बात है ना वो आ सकती है, ध्यान रखिए। इसके बाद आपका पढ़ने वाला आर्टिकल आता है 366। तो देखिए ये वही आर्टिकल है, ये भी वही आर्टिकल है जो कि तुरंत प्रभाव में आया था। 366 परिभाषाएं हमारी, ठीक है। डेफिनेशन अधिकतर देखिए एक्ट में डेफिनेशंस जो हैं वो या तो सेक्शन 2 में होती हैं, सेक्शन 3 में होती हैं, लेकिन अधिकतर सेक्शन 2 में होती हैं। हमने देखी कुछ एक्ट में सेक्शन 3 में भी है, कोड में और एक्ट में, लेकिन यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में 366 में हमें परिभाषाएं मिलेंगी 366 में, ध्यान रखिए। और ये आर्टिकल भी तुरंत प्रभाव में आया था क्योंकि इसमें डेफिनेशंस बताई गई हैं। चलिए, और 367 भी तुरंत प्रभाव में आया था, ये भी मैं अभी बता देता हूँ क्योंकि इसका नेक्स्ट वही आर्टिकल है हमारा, तो ये भी तुरंत प्रभाव में आने वाला आर्टिकल था। अच्छा, अब इसमें परिभाषाएं जो है, कितनी परिभाषा दी गई, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है इसमें टोटल नंबर ऑफ 30 सेक्शंस के बारे में बताया गया है। इसमें कुछ ज़रूर थोड़ी रिपील या कुछ बढ़ गई हैं, जो भी है, ठीक है। तो 30 तो इसमें है, 30 नंबर जो दिया गया, बाकी कुछ ए और बी करके भी दी गई हैं सेक्शंस, लेकिन नंबर जो दिया गया है वो 30 मार्क्स जो यूनियन टेरिटरी जो है वो आपके 30 में है, 366 के 30 में, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब हम इसमें कुछ अच्छे देख लेते हैं कौन कौन सी अच्छी। तो मेरे हिसाब से देखिए 366 का 14 अच्छा है, 14 में हाई कोर्ट की परिभाषा दी गई है। तो 366 14 देख लीजिएगा आप, उच्च न्यायालय, ओके। उसके बाद आपात की उद्घोषणा, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, वो आपकी 18 में दी गई है, 18 में, ठीक है। तो 18 में जो आपात की उद्घोषणा दी गई है वो एक्चुअल में 352 के 1 में जो उद्घोषणा है वो अभिप्रेत है, बाकी नहीं। 356 भी है, 360 भी है, नहीं, ये इसमें सिर्फ और सिर्फ मीन्स आपका जो है अ प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 352 आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखिए इसी तरीके से। उसके बाद एक आप 24 भी देख सकते हैं, देखिए 24 भी देख सकते हैं जो कि शेड्यूल्ड कास्ट, मतलब 366-24 ये शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में बताया गया है इसमें। अब जो कि अपना पीछे 341 में था, 341 में कौन कौन से अनुसूचित जातियाँ ये है, और यहाँ पर 366 के 24 में है अनुसूचित जातियाँ। अनुसूचित जनजातियाँ भी अच्छा है, तो इसका 25 भी ध्यान रखिए, 366-25 366-25 में आपका दिया गया है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओके। और वो जो कि 342 में बताया गया कौन कौन सी जातियाँ आपकी
शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंतर्गत आती हैं। अब इसके बाद आपका 30 भी एक अच्छा है, यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी आपका 30 में है, 366 के 30 में है यूनियन टेरिटरी। ओके, अब आता है आपका 367 जो कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। बस इसी तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का निर्वचन खंड किस आर्टिकल में है। 367 में, नाम से ध्यान रखिए, ये हमारा तुरंत प्रभाव में आने वाला आर्टिकल था, ये भी तुरंत प्रभाव में आया था। चलिए अब हम पढ़ते हैं संविधान का भाग 20 जो कि आपका संविधान का संशोधन है। तो देखिए, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से ली गई थी। मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, बता चुका हूँ मैं पहले, हिस्ट्री वाले पोर्शन में मैंने सारी चीज़ें बताई थी। तो ये संविधान के संशोधन की प्रक्रिया हमारे साउथ अफ्रीका से ली गई है। अब अभी तक कितने संविधान में हमारे संशोधन हो चुके हैं, तो 104 संशोधन अधिनियम पारित हो चुके हैं। अच्छा, कभी कभी थोड़ा डाउट, कोई विधेयक और या अधिनियम, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए 126 तो अभी तक संविधान संशोधन विधेयक जो है पेश हो चुके हैं, लेकिन बाकी कुछ विधेयक माने नहीं गए, तो इसलिए संशोधन में समाहित नहीं हुए। अभी टोटल कितने, 104 संविधान में संशोधन हो चुके हैं, 104 बार हो चुका है। विधेयक 126 आ चुके हैं इसके लिए, ठीक है। बिल्स जो हैं वो 126 नंबर वह अभी था जो 104 बता। चलिए अब इसके बाद अब इसकी संविधान की संशोधन की प्रक्रिया हम देखते हैं, जो कि आर्टिकल 368 में मेरे हिसाब से ये आपका प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए ये बहुत अच्छा है। ये वाला आर्टिकल आपका तीनों के लिए, तीनों एग्जाम जो है 368 प्री, मेंस और इंटरव्यू, तीनों के लिए बहुत अच्छा आर्टिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, 368 का क्लॉज 1, इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संविधायक शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद में अभिकथित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी। कौन कर सकती है, संसद, ठीक है। अपनी संविधायक शक्ति का प्रयोग, संसद की संविधायक शक्ति का प्रयोग आपका दिया गया है 361 में, 368 के 1 में, ओके, 368 के 1 क्लॉज 1 में। चलिए दूसरे में क्या है, इस संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पर पुरस्थापित करके ही किया जा सकेगा, और जब वह विधेयक प्रत्येक सदन से उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है, तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो विधेयक को अपनी अनुमति देगा, और तब संविधान उस विधेयक के निबंधनों के अनुसार संशोधित हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। ये आपका क्लॉज 2, ये इसके अनुसार संशोधन वाली प्रक्रिया दी गई है इसमें। एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मे बी इनिशिएटेड ओनली बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल फॉर द पर्पस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब किसी भी, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, किसी में भी इनिशिएट किया जा सकता है। एंड व्हेन द बिल इज पास्ड इन ईच हाउस by a majority or of the total membership of that house and by a majority of not less than two-thirds of the members of that house present and voting, it shall be presented to the president। जब वहां से 2/3 मेजोरिटी के द्वारा पास कर दिया जाए तो फिर राष्ट्रपति के पास आएगा। It shall be presented to the president, who shall give his assent to the bill, and thereupon the constitution shall stand amended in accordance with the terms of the bill। क्या बात है। परंतु यदि ऐसा संशोधन आर्टिकल 54, 55, 73, 162, 124, 241 या फिर 279A में, या फिर भाग 5 के अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका जो है वो 6 के अध्याय 5 मतलब हाई कोर्ट्स जो हैं वो, या फिर 11 या फिर भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध जो हैं वो उनमें, या फिर 7 शेड्यूल की किसी सूची में, या फिर संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में, या इस अनुच्छेद के उपबंधों मतलब 368 के जो भी प्रोविजंस है उनमें कोई परिवर्तन करने के लिए है तो
ध्यान रखिए, ये जो क से लेकर आपके घ तक ABCD जो दिए गए हैं, उनमें यदि कोई परिवर्तन करना है तो ऐसे संशोधन के लिए उपबंध करने वाला विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले उस संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों, क्या बात है, बहुत बढ़िया है ये, आधे राज्यों के विधान मंडलों द्वारा पारित इस आशय के संकल्पों द्वारा उन विधान मंडलों का अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा। मतलब ये जो ए से लेकर डी तक जो दिया गया है ना, इसमें यदि कोई आपको परिवर्तन करना है, संशोधन करना है, तो कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडल का समर्थन आवश्यक है। जब वो उसका समर्थन करेंगे तभी संविधान में संशोधन होगा। बहुत अच्छी बात है ये। इसके बाद देखिए आपका क्रॉस 3 देखिए कि आर्टिकल 13 में आर्टिकल 13 की कोई भी बात इस अनुच्छेद के अधीन किए गए किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। बहुत बढ़िया, मतलब ये ध्यान रखिए 13 की कोई भी बात, आर्टिकल 13 जो दिया गया ना, उसकी कोई भी बात इस अनुच्छेद के दिए गए इस अनुच्छेद के अधीन किए गए किसी भी संशोधन को लागू नहीं होगी। बहुत अच्छी बात है। 368 का 3। अब इसके बाद 4 और 5 भी है इसमें देखिए, लेकिन 4 और 5 को अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसके लिए कोई केस आया था तो अभी असंवैधानिक घोषित कर दिए गए, तो फिर हम इसे पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे नहीं। चलिए अब इससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें आपको बता दूं। वो देखिए क्या है कि जो 368 के लिए 368 में संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया है, देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो आपका क्लॉज 1 है ये मूल संविधान में नहीं था, ये मूल संविधान में नहीं था। क्लॉज 1 जो इसका है, क्लॉज 2 ही था इसमें, ये मूल संविधान में नहीं था। इससे पहले क्लॉज 2 ही था, क्लॉज 1 नहीं था। तो क्लॉज 1 नहीं था, इसको जो है बाद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है मैं बताता हूँ आपके लिए, पर इससे पहले एक केस था। देखिए एक केस का नाम आप नोट कर लीजिए, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ। इस केस में ये कहा गया था, ये वाला केस था, और इसके साथ ही एक केस और था, सज्जन सिंह वाला केस और था। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में सुप्रीम कोर्ट की ये फाइंडिंग थी कि उन्होंने ये माना था कि संविधान संशोधन की जो शक्ति है एवं प्रक्रिया, जो संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया दोनों ध्यान रखिए, संविधान संशोधन की शक्ति और इसका प्रोसीजर, ये दोनों आर्टिकल 368 में वेस्टेड है, निहित है। ये इस केस में फाइंडिंग आई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद गोलकनाथ आपका वाला केस आया था, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ओके, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फाइंडिंग दी थी कि 368 में केवल और केवल आपके संविधान के संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, शक्ति नहीं। आपके देखिए ऊपर जो केसेस है, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह वाले 2 केसेस जो थे, उनमें बताया गया था कि प्रक्रिया भी और शक्ति दोनों निहित है। किसमें? आपके 368 में। लेकिन उसके बाद देखिए रिवर्ट कर दिया उसको। उसके बाद देखिए क्या हुआ, उसके बाद गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य वाला केस आया, तो उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ये फाइंडिंग थी कि देखिए इसमें संविधान के संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, इसमें कोई शक्ति नहीं है, ठीक है। संविधान के संशोधन की शक्ति इसमें नहीं है, ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। ओके, तो देखिए ये एक संविधान संशोधन की सामान्य विधायी शक्ति है, बस ये मान के चलिए। ये इसमें जो है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य वाले केस में फाइंडिंग आई थी। अब इसके बाद 24वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, ठीक है। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1971 में। ओके, तो उस संशोधन अधिनियम द्वारा जो गोलकनाथ वाला जो केस की फाइंडिंग आई थी ना, उसके प्रभाव को दूर करने के लिए इसमें 2 क्लॉजेस जोड़े गए। कौन से, कब जोड़े गए? 24वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गोलकनाथ वाला जो केस था, उसके प्रभाव, उसमें जो फाइंडिंग आई थी ना, उसके प्रभाव को
दूर करने के लिए, कम करने के लिए, उसको दूर करने के लिए जोड़े गए। एबिनिशो नहीं थे ये, एबिनिशो तो सिर्फ आपका क्लॉज 2 ही था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए, इसके बाद आया आपका एक केस और आया, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ओके, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट की एक फाइंडिंग और आई कि उन्होंने जो है इसके लिए जो संशोधन हुए ना, इनको स्वीकार किया कि हाँ ये सही है संशोधन जो किए हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि गोलकनाथ वाला जो केस था ना, उसमें गलत तरीके से फाइंडिंग थी, ये गलत थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने, न्यायालय ने कहा कि संसद की यह विशेष संवैधानिक शक्ति असीमित नहीं है, बल्कि यह आवश्यक है कि इसका प्रयोग करते समय संविधान जो है वो उसकी मूल भावना और मूल ढांचे को लक्ष्य माना जाए। मतलब संविधान का जो मूल ढांचा है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको आधारभूत ढांचे का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसी केस में पारित हुआ था, देखिए, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ओके, तो ये आपका केशवानंद भारती वाला केस था। इसके बाद फिर एक प्रक्रिया और देखिए, फिर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ 42nd। उसमें केशवानंद भारती के जो निर्णय था उसको प्रभाव को समाप्त करने के लिए, ध्यान रखिए बहुत सारी बीच में ये इस तरह से प्रोसीडिंग्स हुई हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट ने फाइंडिंग दे दी, फिर संसद ने उसको प्रभाव को समाप्त करने के लिए फिर कुछ किया। तो देखिए क्या किया उन्होंने, इसमें क्लॉज 4 और 5 जोड़ दिए। किसके प्रभाव को कम करने के लिए? केशवानंद भारती वाले केस को उसके प्रभाव को कम करने के लिए। क्या था प्रभाव? कि भैया इसके संविधान का जो मूल भावना है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत था, वो बहुत सही था, बिल्कुल सही था। उसके प्रभाव को कम करने के लिए संविधान के आर्टिकल 368 के साथ क्लॉज 4 और क्लॉज 5 इन दोनों को जोड़ दिया गया। ओके, अब इसके बाद फिर एक प्रक्रिया और हुई, फिर उसके बाद एक केस आपका आया, उसके बाद एक केस का आया मिनर्वा मिल्स वाला केस, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, तो इस केस में उन्होंने जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो क्लॉज 4 और 5 जोड़े गए ना 368 में, उनको आधारित जो संविधान का जो ढांचा है, आधारभूत ढांचा है, उसके विपरीत होने के आधार पर, के तो विपरीत है उस संविधान के आधारभूत ढांचे के विपरीत है ये, उसके आधार पर इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड घोषित कर दिया, शून्य घोषित कर दिया। क्या बात है। आर्टिकल 368 के क्लॉज 4 और क्लॉज 5, ये मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस था। इस केस के बाद ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिए गए, इसलिए मैंने अभी कहा कि 4 और 5 हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिए गए थे। तो चलिए, ये मैंने आपके लिए संविधान के संशोधन से संबंधित आपके लिए पूरी प्रक्रिया जो अभी तक हुआ है स्टेज बाय स्टेज मैंने आपको बता दी। देखिए, ये आपको 8 नंबर का सिविल जज के मेंस एग्जाम में आता है और प्री में बस यही पूछ लिया जाता है। 368 जो मैंने डिटेल इतना बताया ना, देखिए वो प्री में शायद उतना तो नहीं आता, लेकिन हाँ केसेस के नाम जरूर आ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जितने भी केसेस मैंने इसमें बताए, मेंस में तो आपको पूरे लिखना है, ये सारे लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसके बाद देखिए पढ़ने वाला आपका था आर्टिकल 370 जो कि पार्ट 21 में है। पार्ट 21 आपका 369 से लेकर 392 तक है। फिर लास्ट वाला पार्ट तो बहुत छोटा पार्ट है, 3-4 आर्टिकल है उसमें। चलिए 393, 394, सिर्फ 3 ही आर्टिकल है। तो अब हम पढ़ रहे हैं 370, ये पढ़ने वाला है पार्ट 21 का। जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध, टेम्परेरी प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए 31 अक्टूबर 2019 के बाद से देखिए अब अस्थायी उपबंध देखिए उसके खत्म, कुछ एक आध बचा हुआ है तो वो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मेन प्रोविजंस जो थे उसके ख़त्म कर दिए गए हैं। और इसके साथ देखिए देखा जाए तो मैं बताऊँ आपके लिए, बहुत सारे देखिए पब्लिक जो है, बहुत सारी लेमैन है, बहुत सारे लोगों को कानून की जानकारी रहती नहीं है।
सबसे ज़्यादा देखिए 370 हट गया, बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत, अरे 370 से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ आपको इसके साथ में जो 35A हटाया गया है ना मोदी सरकार के द्वारा, इससे बहुत फ़ायदा हुआ है, इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। 371 के तो सारे क्लॉजेस तो वैसे भी नहीं हटे, जितने हटे हुए हैं ना उनसे भी फ़ायदा, तो ऐसा नहीं कि फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपका हुआ है 35A को हटने से, ठीक है। तो 370A के साथ उसे भी हटाया गया है, जो कि संविधान में जोड़ा ही नहीं, इन्होंने क्या किया था, मूल संविधान में से जोड़ दिया था, ठीक है, लेकिन कानून की जो किताबें थी उसमें छपने नहीं दिया गया था इसको। तो आप देख सकते हैं बुक्स में जो है, कॉन्स्टिट्यूशन के बुक्स में 35A था ही नहीं, इसलिए स्टूडेंट्स को पढ़ ही नहीं पाए, बहुत से लोग उसे समझ भी नहीं पाते थे कि ये क्या है। जो मतलब इनजस्टिस था जो रेस्ट ऑफ द इंडिया के साथ, वो तो 35A ही था, 35A ही था, और 370 में उतना कुछ विशेष नहीं था। लेकिन ठीक है, आर्टिकल 370 हट गई, कुछ प्रोविज़न अभी भी छोटे छोटे से जो है वो शेष हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चूंकि ये हट ही चुका है तो इसलिए 370, लेकिन हाँ 370 के बारे में बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत पॉलिटिक्स भी हुई है, और बहुत अच्छा डिसीजन अभी आया है, तो इसलिए मैंने आपको बता दी कि देखिए ये बहुत बड़ा, यही बहुत बड़ा नहीं था, इसके साथ जो जुड़ा हुआ था ना 35A, वो बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट था। अच्छा रिया हट गया, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात हुई है। चलिए अब इसके बाद देखिए स्पेशल प्रोविजंस, तो देखिए और भी राज्यों को है। तो 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध किसके लिए, 371 में महाराष्ट्र और राज्यों के लिए, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में भी है स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। और नागालैंड राज्य के में 371 नागालैंड के लिए है। ये इसी तरीके से पूछा तो हेडिंग हम पढ़ेंगे, बाकी स्पेशल प्रोविजंस क्या है वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप हेडिंग देख सकते हो। 371A में है। अच्छा उसके बाद देखिए 371A में एक चीज़ और एक नोट कर लीजिए, देखिए आप कहीं ना कहीं देखिए एक आपने विधानसभा में 60 वाली बात देखी कि कम से कम इसके कितने होंगे, बस 60 170 में जो हमने देखा था ना, तो उसमें देखिए क्या है, अब उसमें ये भी था कि कहीं विशेष यदि कोई उपबंध किसी के लिए है तो वो हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, नागालैंड के लिए 60 जो है उसके बजाय 46 माना जाए, ये स्पेशल प्रोविज़न आप एक छोटे पॉइंट आप देख सकते हैं, तो मैं बताता जाऊँगा। मतलब ये कुछ छोटे राज्य हैं, वहाँ तो 60 विधानसभा की सीटें पॉसिबल ही नहीं, छोटे उनकी पॉपुलेशन ही कम है, तो इसीलिए स्पेशल प्रोविजंस जो बनाए गए हैं वो इसलिए बनाए गए थे कि इनके लिए अलग से ये रहेगा, बाकी सबके लिए वही 60 वाला प्रोविज़न रहेगा। चलिए अब नागालैंड के लिए 46, नागालैंड के लिए ध्यान रखिए 46 आपके विधानसभा की सीटें वाली जो है ये इनके लिए। असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, ये आपका 371B है। मणिपुर के लिए 371C है, मणिपुर के लिए 371C है। और आंध्र प्रदेश या तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंध 371D में है। ओके, ये ध्यान रखिए 371D। और उसके बाद 371F, 371 ठीक है। तो 371 सिक्किम राज्य के संबंध में है। अब सिक्किम भी छोटा राज्य, देखिए तो सिक्किम राज्य की विधानसभा कम से कम 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी, मतलब वहाँ पे कम से कम 30, क्योंकि देखिए अब 60 तो पॉसिबल ही नहीं वहाँ पर। तो विशेष उपबंध में ये यहाँ पर मेंशन है कि सिक्किम के लिए कितने, कम से कम फिर 30, ठीक है, कम से उससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम 30 होना चाहिए यहाँ सिक्किम के लिए। उसके बाद मिजोरम के संबंध में विशेष उपबंध 377 में दिए गए, 371 में दिए गए, 371G में। ओके, और मिजोरम के लिए विधानसभा के सदस्य कितने होना चाहिए, कम से कम 40 होना चाहिए। ये मिजोरम राज्य की विधानसभा कम से कम 40 सदस्यों से मिलकर बनेगी। मतलब कितने विधायक हो सकते हैं, कम से कम 40, उससे ज़्यादा हो सकते हैं तो हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम नंबर जो उसके लिए बताए गए हैं वो बताए गए हैं 40। ओके, उसके बाद देखिए अरुणाचल प्रदेश, छोटा राज्य भी, अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में उपबंध दिए गए 371J, मतलब 371H। ओके, अब
371H जो है इसमें बताया गया है कि इसकी विधानसभा में कम से कम कितने मेंबर्स, कितने एमएलए, तो वो होना चाहिए 30 कम से कम 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी। गोवा के लिए क्या है, देखिए गोवा के लिए भी, गोवा भी छोटा राज्य है, तो गोवा में भी कम से ये 371 झ में है, ये 371 झ 371 आई। ओके, तो गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है आपके 371 आई में, और इसकी विधानसभा जो है वो भी कम से कम 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी। ये आपका स्पेशल प्रोविजन है इसमें। और कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध 371 जे में है। तो ध्यान रखिए, विशेष उपबंध तो हमारे देश में बहुत सारे राज्यों के लिए बनाए गए हैं, ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर वाली बात क्यों आती थी, क्योंकि अकेला वही एक ऐसा था आर्टिकल 370 जो कि जिसमें अस्थाई उपबंध वाली बात थी, टेम्परेरी प्रोविजन वाली बात थी, बस ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद आपका पढ़ने वाला जो आर्टिकल आता है वो हेडिंग से ही हम देखेंगे 376 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध, हाई कोर्ट के प्रोविजंस एज टू जजेस ऑफ द हाई कोर्ट 376 में है। 377 में सीएजी के लिए है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके बारे में प्रोविजंस, ओके, इनके बारे में प्रोविजन बताए गए 377 में, जो कि 148 से लेकर 151 थे, हम पीछे पढ़ चुके हैं अच्छे से, ठीक है। 378 में लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध बताए गए हैं 378 में, प्रोविजंस एज टू पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके बाद देखिए 379 से लेकर 391 तक सारे आर्टिकल्स रिपील्ड हो चुके हैं। एक बार प्रश्न आया था, शायद किसी एग्जाम में, मैं भूल रहा हूँ किस में आया था, लेकिन आया था कि ये 379 से लेकर 391 तक कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हटाए गए हैं, तो ये हटाए गए आपके 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा, ओके, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 द्वारा इन्हें हटाया गया। चलिए, अब इसके बाद थी जब 379 से लेके 391 तो रिपील्ड ही हो चुके हैं, अब 392 आता है आपका, तो आता है आपका पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू रिमूव डिफिकल्टीज, कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति किन्हीं ऐसी कठिनाइयों को जो विशिष्टतया भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से इस संविधान के उपबंधों को संक्रमण के संबंध में हो, दूर करने के प्रयोजन के लिए आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगा कि यह अधिनियम, कि यह संविधान उस आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान उपांतरण, परिवर्धन या लोप के रूप में ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा जो वह आवश्यक या समीचीन समझे। परंतु ऐसा कोई आदेश भाग 5 के अध्याय 2 के अधीन समग्र रूप से गठित संसद के प्रथम अधिवेशन के पश्चात नहीं किया जाएगा। ओके, ठीक है, बस कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति किस में दी गई है, 392 में दी गई है, इतना ध्यान रखिए। अब इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और निरसन 393। ध्यान रखिए, संक्षिप्त नाम हर एक्ट में, हर कोड में आपके आर्टिकल सेक्शन 1 में ही होता है, लेकिन इसमें आर्टिकल 393 में दिए गए है ना। हमारा संविधान विचित्र संविधान, बहुत ही विशेष है, तो इसको अब बताइए, डेफिनेशन 366 में, इंटरप्रिटेशन 367 में है, तो अब इनका नाम जो है संविधान का ये 393 में है, ये थोड़ा सा अजीब है, तो हमें ध्यान रखना है, ध्यान रखिए इन नंबर्स को हमें ध्यान रखना है। संक्षिप्त नाम, इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है, दिस कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, अब इसके बाद आता है 394 प्रारंभ, कमेंसमेंट, तो इसमें वही है, इसमें वो बात लिखी गई है 394 में जो कि मैं शुरू से आपको पढ़ाता आ रहा हूँ। अब मैं उसका रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए क्या कि आपके कौन कौन से आर्टिकल तुरंत प्रभाव में आए, 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद 60 नागरिकता से संबंधित उपबंध, ओके, उसके बाद आपका फिर 60 राष्ट्रपति की शपथ, वो भी आई थी तुरंत प्रभाव में। उसके बाद आपका चुनाव आयोग, जैसे चुनाव 424, तो 324, क्या बात है, 324। उसके बाद फिर परिभाषाएं, डेफिनेशंस 366, ठीक है। फिर इंटरप्रिटेशन क्लॉज आपका 367, वो भी तुरंत प्रभाव में आया। उसके बाद 379 भी आया था तुरंत प्रभाव में, 380 भी आया, 380
380 भी आया, फिर 388 भी आया, फिर उसके बाद में 388 के बाद में आपका देखिए 391 भी आया, फिर उसके बाद में आपका 388 के बाद 391 आया, और उसके बाद आपका 392 भी आया। ये कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक है। उसके बाद आपका 393 तो तुरंत प्रभाव में आए क्योंकि इसका संविधान का संक्षिप्त नाम है। तो ये आपके तुरंत प्रभाव में आने वाले आर्टिकल्स थे। और उसके बाद शेष उपबंध कब हुए? तो शेष उपबंध कब लागू हुए? हमारे 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, प्रवर्त होंगे। तो ये बात आपकी कमेंसमेंट वाली 394 में दी गई है। अच्छा, अब इसके बाद लास्ट आर्टिकल हमारा बचता है 395, जो कि निरसन है, रिपील है। इसके द्वारा क्या क्या रिपील किया गया? तो 2 एक्ट ध्यान रखिए। एक बार मेंस में ये भी आ चुका है, मेंस में आ चुका है एक बार। तो देखिए इसमें कौन कौन से एक्ट, बस उन 1 नंबर का आया था, कौन कौन से एक्ट हमें बताना है। तो वो देखिए भारत स्वतंत्रता अधिनियम, आपका द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, और प्री में भी आया, ध्यान रखिए प्री में भी ये पूछा गया है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और आपका भारत शासन अधिनियम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इन दोनों को रिपील किया गया था, निरसन कर दिया गया था। तो ये ध्यान रखिए, ये दोनों एक्ट के नाम हमें ध्यान रखना है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935, ये हमारे रिपील किए गए। चलिए, आज हमारा पूरा संविधान कंप्लीट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। इसी लास्ट 12th वीडियो के साथ, ये 12वां वीडियो है कॉन्स्टिट्यूशन का। देखिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा था शायद 3-4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मुझे खुद को मज़ा नहीं आ रहा था। देखिए क्या है, मैं जल्दी से रीड करता जाऊँ, समझ में आए ना, आपको कोई ट्रिक्स वगैरह ना बताऊँ तो कैसे आप लोग कैसे सफल होते हैं एग्जामिनेशन में, कैसे सफल हो पाओगे। इसीलिए मुझे लगा कि नहीं, वीडियोज़ भले ही ज़्यादा बनते जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स, आपकी तैयारी अच्छी होना चाहिए। ओके, तो अब ये पूरा का पूरा जो भी आपका देखिए, अब तो सिविल जज के लिए ही है कॉन्स्टिट्यूशन, और जो हर जुडिशियल सर्विसेज वाला एग्ज़ाम देंगे एडीजे, तो उसके लिए भी ये मेरे वीडियोस काम आएंगे, उनके लिए भी ये वीडियोस काम आएंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उनके सिलेबस में भी है। एडीपीओ में पहले था, एमपीओ डीपीओ में पहले था, तो अब हट चुका है, वो अब हट चुका है। अब जो है उनका छोटा सा एक आध दो जीके से रिलेटेड पार्ट, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तो वो है ज़्यादा, बाकी का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हट चुका है, ठीक है। अब सिर्फ 3 मेजर एक्ट है वहाँ पर। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं, और अगला जो मेरा सब्जेक्ट मैं लूँगा, नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका होगा आईपीसी, इंडियन पिनल कोड 1860। तो ये ध्यान रखिए, ये वाला जो एक्ट अब आपका शुरू होने वाला है, अगला जो सब्जेक्ट शुरू होने वाला है, अगला वीडियो में लूँगा उसके लिए। और तब तक स्टूडेंट्स आपसे मैं कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में आपके स्टूडेंट्स हों जिन्हें वशिष्ठ लॉ क्लासेस की जानकारी ना हो, आप उनके लिए चैनल को शेयर भी करिए, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो सके, जो क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते कहीं पर भी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस हैं, मेरी बहुत नॉमिनल फ़ीस है उसको भी नहीं दे सकते, तो एटलीस्ट वो वीडियो से तो पढ़ाई कर सकेंगे। तो यही मेरा वशिष्ठ लॉ क्लासेस का यूट्यूब पर आने का उद्देश्य है स्टूडेंट्स। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप सभी को मैं ऑल द बेस्ट कहूँगा कमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। आप बहुत अच्छी तैयारी करिए, बहुत अच्छी तैयारी करिए, जिससे कि एक बार में सिलेक्शन हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। नमस्कार।